सिद्धार्थ की बहनों ने माँ से कहा कि हमें पिताजी की प्रॉपर्टी से हिस्सा दे दे, तो वो सोच में पड़ गई बेटे को कैसे राजी करे। लेकिन बेटे ने बहनों को हिस्सा देने से मना कर दिया, तो माँ ने उन्हें हिस्सा दे दिया। तो उसी दिन से माँ सिद्धार्थ और बहू को बुरी लगने लगी और उसे ताने देते रहते कि जिनको हिस्सा दिया है उनके पास भी जाकर रहो, हम पर बोझ बनी बैठी हो। तो एक एक करके सब बेटियों के पास गई। तो कुछ दिन बाद वो भी कहती माँ घर चली जाओ। तो माँ ओल्ड होम चली गई और वहाँ अपने बच्चों के व्यवहार को देखकर पूरी रात रोती रही। सुबह ओल्ड रूम वाले उसके घर लेकर वहां पर गए। इतना बड़ा और शानदार घर है माँ आपका, जो आपने फालतू में भाभी को दे रखा है, इसमें हमारा भी हिस्सा है, हमारे नाम क्यों नहीं करती। बड़ी बेटी सुधा आज फिर माँ से लड़ने आई थी। माँ ने एक ठंडी सांस ली, वो जब भी आती थी यूं ही लड़ाई करती थी। अब क्या हो गया सुधा, आज क्यों जली भुनी बैठी हो, माँ ने उसे अपने सामने बिठाते हुए कहा। तो सुधा ने अपना सिर झटक दिया। बस करे माँ, एक तो आप लोगों ने मेरी गरीब परिवार में शादी कर दी और ऊपर से मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा भी नहीं देते। पता है मेरी जिठानियाँ कितना एंजॉय करती हैं। अभी भी मुझसे बड़ी वाली अपने पति के साथ यूरोप घूमने जा रही है और मेरे पास यहाँ मर ही जाने के पैसे नहीं हैं। मेरे बच्चे भी जिद कर रहे हैं कि उन्हें यूरोप घूमने जाना है, बस मुझे नहीं पता। आप भाई से बोले कि इस मकान को बेचकर मुझे मेरा हिस्सा दे दे, वरना मैं उनके ऊपर केस कर दूंगी। सुधा के मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि माँ हक्का बक्का रहेगी। क्या बोले जा रही सुधा, अपने भाई के ऊपर केस करेगी? माँ ने कहा तो सुधा फट पड़ी। हाँ हाँ कर दूंगी केस, बस मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, वरना मैं दोबारा इस घर में कदम नहीं रखूंगी। तभी रखूंगी जब पुलिस मेरे साथ होगी। अपना बैग उठाकर वो पैर पटकती बाहर चली गई। माँ ने अपना सर पकड़ लिया। सुधा इससे पहले भी कई बार अपना हिस्सा मांगने की बात कर चुकी थी। अगले दिन सुधा से छोटी पूजा आ गई। माँ उसे बातें कर रही थी। बातों बातों में उन्हें ना जाने क्या हुआ, उन्होंने गलती से पूजा को बता दिया कि सुधा बार बार घर में अपना हिस्सा मांग रही है। वो सोच रही है कि अपने बेटे सिद्धार्थ से बात करे ताकि वो किसी तरह उसका हिस्सा देकर जान छुड़ा ले। पूजा चौंक गई। ये क्या बात हुई माँ, आप सुधा को हिस्सा देंगी और मुझे भूल जाएंगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। आखिर पिताजी के इतने बड़े मकान पर मेरा भी अधिकार है। माँ ने अफसोस से पूजा को देखा, जिसने महंगा ब्रांडेड सूट और महंगे गहने पहने रखे थे, लेकिन लालच खत्म होने को ही नहीं आ रहा था। माँ ने उसे समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे भाई का कोई बड़ा बिजनेस तो है नहीं, बस यही एक मकान ही है जो तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले उसे बना दिया था। अब वो अपनी छोटी सी दुकान से गुजारा करता है। मकान में से हिस्सा अगर तुम्हें देना हुआ तो मकान को बेचना पड़ेगा, फिर वो बेचारा कहाँ जाएगा? माँ ने समझाना चाहा, मगर पूजा तो हत्ते से उखड़ गई। जी नहीं माँ, कानूनन बेटियों का भी अधिकार होता है और मुझे मेरा अधिकार चाहिए। मैंने अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन बनवाना है। बच्चों को ज़्यादा कमरे चाहिए, वो बड़े हो रहे हैं। मुझे नहीं पता, बस आप जल्दी भाई से कहें कि मुझे भी मेरा हिस्सा दे दें। गुस्सा करती हुई पूजा भी अपना बैग उठाकर अपने घर चली गई थी। माँ ने अपना सर पकड़ लिया। बेटियों को समझाते समझाते वो अब थक चुकी थी, मगर दोनों थीं कि सुनने को तैयार ही ना थी होती थीं। माँ जानती थी कि किचन में खामोशी से काम करती हुई उनकी बहू ने सब कुछ सुन लिया है और अब रात को जैसे ही सिद्धार्थ आएगा वो जहर की तरह ये सब कुछ उसके कानों में उंडेलने वाली थी। और ऐसा ही हुआ। किचन में खाना बनाते हुए निहारिका ने जोर से सिर झटका। माँ ने अपनी बेटियों को ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। एक मकान है, इस पर भी लालची औरतों ने नजर लगा रखी है। इतना नजर नहीं आता है कि भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं। मकान बेचेगा तो खुद कहाँ जाएगा? लगातार बड़बड़ाते हुए निहारिका गुस्सा निकाल रही थी। उसे सास पर इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने उन्हें दोपहर में खाने के लिए भी कुछ न दिया, बस खामोशी से अपने लिए खाना निकाला, बच्चों को खाना खिलाया और कमरे में जाकर सो गई। माँ बेचारी इंतजार करती रही। शुगर की वजह से उन्हें भूख भी ज्यादा लगती थी। इंतजार करते करते वो वहीं चारपाई पर सो गई। शाम के 5 बजे सिद्धार्थ की मोटरसाइकिल की आवाज आई तो वो चौंक कर उठ गई। सिद्धार्थ ने अंदर आकर उन्हें नमस्ते किया। माँ ने उसका माथा चूमा। सिद्धार्थ उनसे प्यार करता था, मगर माँ जानती थी कि जब वो हिस्से वाली बात सिद्धार्थ से करेंगी तो वो भड़क जाएगा। वो भी सोच ही रही थी कि सिद्धार्थ से किस तरह से बात करे कि अचानक अंदर से निहारिका बाहर निकल आई। चाय बना दो निहारिका, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, सिद्धार्थ ने कहा। तो वो चहक कर बोली, चाय तो क्या, अब पानी पर गुजारा करना भी कठिन हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि जो कुछ तुम्हारी माँ और दोनों बहनें मिलकर करने जा रही हैं उसके बाद हमें तो एक एक रुपए के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। इसलिए अय्याशियां छोड़ो और गुजारा करना सीखो। निहारिका आराम से सोफे पर बैठ गई थी। सिद्धार्थ के माथे पर बल पड़ गई। ये कैसा जवाब दिया है तुमने? माँ और मेरी बहनों ने क्या किया है? सिद्धार्थ ने सवालिया निगाहों से माँ की ओर देखा। वो अपनी जगह चोर सी बन गई। उन्हें पता चल गया था कि बहू ने सारी बातें सुन ली हैं। मैं क्या बताऊं कि माँ ने और उनकी बेटियों ने क्या किया है, तुम खुद ही पूछ लो। तुम्हारी दोनों बहनें आए दिन यहाँ आकर शोर मचाती हैं
कि उन्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, मकान बेचकर उन्हें उनका हिस्सा दे दिया जाए। और तुम्हारी माँ उनका भरपूर साथ देती हैं कि हाँ हाँ आज ही सिद्धार्थ से बात करूंगी और तुम लोगों का हिस्सा तुम्हें दिलाकर ही मानूंगी। पूछो सामने बैठी हैं, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? निहारिका ने माँ की तरफ इशारा किया तो सिद्धार्थ ने माँ की ओर देखा। क्या सच बात है ये माँ? आपने ऐसा कहा था? माँ खामोश हो गई। मैं और क्या कहती सिद्धार्थ, उन दोनों को घर में से अपना हिस्सा चाहिए और अगर तुमने खुद से ना दिया तो वो अदालत चली जाएंगी, तब तो तुम्हें उनका हिस्सा देना ही पड़ेगा। मेरी मानो तो ये मकान बेचकर उन दोनों को उनके हिस्से के पैसे देकर उनसे जान छुड़ा लो। माँ की बात पर सिद्धार्थ पहले तो उन्हें देखता रहा, फिर अचानक उठ खड़ा हुआ। मैंने पिताजी के देहांत के बाद उन्हें पढ़ाया लिखाया है, लाखों का दहेज देकर उन्हें घर से विदा किया है, उसके बाद भी उन्हें अपना हिस्सा चाहिए, तो फिर मैं क्या करूं? मुझे ये मकान बेचना पड़ेगा। शर्म नहीं आती आपको मेरे मासूम बच्चों के पेट पर लात मारते हुए? सिद्धार्थ ने अचानक गुस्सा करना शुरू कर दिया था। निहारिका मुस्कुरा दी, उसकी चाल कामयाब रही थी। मगर अचानक ही सिद्धार्थ बोला, अगर ऐसा ही है तो मैं कल ही पेपर्स ले जाऊंगा और ये मकान बेचकर उन्हें हिस्सा दे दूंगा। तब तो आप खुश हो जाएंगी कि मैं और मेरे बच्चे भूखे सोएंगे। ठोकर से रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ाता हुआ सिद्धार्थ अपने कमरे में चला गया। अब निहारिका को खतरा सा लगने लगा कि कहीं सिद्धार्थ सच में मकान बेच ना दे। आपको इस उम्र में थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। सिद्धार्थ दिन रात मेहनत करते हैं, ले देकर यही एक मकान हमारे पास बचा है, आप वो भी अपनी बेटियों के नाम कर देना चाहती हैं। सिद्धार्थ को समझाएं, अगर उसने ऐसा किया तो मैं उससे डाइवोर्स लेकर इस घर से चली जाऊंगी। निहारिका अलग धमकी देकर अपने कमरे में चली गई थी। माँ फिर से अपना सर पकड़कर बैठ गई। उन्होंने फैसला किया कि रविवार के दिन वो दोनों बेटियों को बुलाकर उन्हें मना करेंगी कि भाई से अपना हिस्सा मांगना बंद कर दे। रविवार के दिन सुधा और पूजा दोनों सुबह सवेरे ही आ गई। उन्हें पता था कि रविवार के दिन भाई घर पर होता है। सिद्धार्थ कमरे से निकला तो दोनों बहनें लाउंज में बैठी थीं। तेवर बता रहे थे कि आज वो कुछ खास बात करने आई हैं। भाई, मैं घर में अपना हिस्सा मांगने आई हूँ। पिताजी की जायदाद पर मेरा भी अधिकार है, सिर्फ आप और आपकी पत्नी का ही अधिकार नहीं है। पर आप सांप की तरह कुंडली मारे बैठे हैं। पिताजी के इस मकान पर सुधा ने बदतमीजी से भाई से कहा। पर वो कौन सा काम कम था एकदम से आके बढ़ा बड़ी आई हिस्सा मांगने वाली। अगर हिस्सा लेने का इतना ही शौक है तो पहले वो लाखों का दहेज तो वापस कर जो मैंने तुम्हें दिया है, और वो सारे गहने भी जो तुम्हारी शादी पर तुम्हें दिए थे। अगर नहीं दो तो थप्पड़ लगाऊंगा और घर से बाहर निकाल दूंगा। आइंदा यहाँ कदम रखा तो टांगे भी तोड़ दूंगा। सिद्धार्थ की बात पर सुधा एकदम जोर से चिल्लाने लगी। माँ, देख रही हैं आप भाई किस तरह से बात कर रहे हैं? ये सारी पढ़ाई हुई पट्टी हमारी भाभी की है। उनका बस नहीं चलता कि हम दोनों बहनें इस घर में कदम ही न रखें, वही अकेली रानी बनकर राज करें। सुधा ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। तभी पूजा उठी। आखिर इसमें बुराई ही क्या है? आप हमें हमारा हिस्सा दे दें। ये तो गलत है कि सारी प्रॉपर्टी सिर्फ आपके अपने बच्चों के लिए बचा कर रखनी है। मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे भी उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसों की ज़रूरत है। माँ, बोले ना भाई को। पूजा ने माँ को बीच में घसीटा। तीनों बहन भाई आपस में जानवरों की तरह लड़ रहे थे। बात इतनी बड़ी कि सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर सुधा को एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। सुधा मुंह पर हाथ रखे कुछ पल तो फटी फटी आंखों से सिद्धार्थ को देखती रही और फिर लपक कर उसने बैग से मोबाइल निकाल लिया। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। वो रोते हुए पुलिस का नंबर मिला रही थी। सिद्धार्थ ने पास पड़े टेबल को लात मारी। हाँ हाँ बुला ले, जिसको बुलाना है, डरता नहीं हूँ मैं किसी से। पुलिस ने अगर मुझे पकड़ा तो तुझे भी अंदर करवाऊंगा। बहन भाई एक दूसरे से बात करने की सारी सीमा भूल चुके थे। माँ बौखलाकर उठी। बंद करो मोबाइल, पुलिस को बुलवाने की कोई जरूरत नहीं है। बाप की जायदाद के पीछे आपस में किस तरह से लड़ रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आती? माँ की आवाज पर तीनों एक पल के लिए चुप हो गए थे, मगर अगले ही पल वो दोबारा से जानवरों की तरह लड़ना शुरू हो गए। आखिर माँ दोबारा उठी और बोली, चुप हो जाओ, मैं अभी घर के हिस्से कर देती हूँ, ताकि तुम तीनों कम से कम मरने से पहले एक दूसरे की शक्ल तो देख लो। तीनों को जैसे सांप सूंघ गया। माँ खामोशी से अंदर कमरे में गई और जब वापस आई तो उनके हाथ में मकान के पेपर्स थे। तुम लोगों को अगर याद हो तो ये मकान मेरे नाम पर है। मैं जिसे चाहूँ उसे बेच करके तुम तीनों के हिस्से कर सकती हूँ और अब भी मैं यही करूँगी। माँ ने पूजा के हाथ से मोबाइल छीना और अपने किसी पुराने जानने वाले को फोन मिला दिया। सिद्धार्थ तिलमिला उठा। देखा, मैं कहती थी ना सिद्धार्थ, माँ की सारी मिली भगत है। अपनी बेटियों के साथ मिलकर यही मकान बिकवाना चाहती हैं ताकि हम लोग सड़कों पर आ जाएं। रहती हमारे साथ है, खाती हमारा है, लेकिन प्यार सारा बेटियों से है। निहारिका ने मौका देखकर सिद्धार्थ के कान भरने शुरू कर दिए थे। वो फिर नफरत भरी निगाहों से माँ को देखता हुआ कमरे से चला गया था। पूजा और सुधा संतुष्ट होकर बैठी थी। प्रॉपर्टी एजेंट आ गया। उसने माँ के हाथ से पेपर्स ले लिए। माँ बहुत मजबूर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में मकान बिक गया और जितने पैसे मिले माँ ने बराबर का हिस्सा तीनों बच्चों के हाथ पर रख दिया। सुधा और पूजा बहुत खुश थी। मकान के नए मालिक आने ही वाले थे। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ, हमें यूरोप जाने के लिए अपने पासपोर्ट और वीज़े आदि भी बनवाने हैं। देखिएगा बच्चे कितने खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग भी घूमने जा रहे हैं।
सुधा खुशी से कंधे पर बैग डालते हुए बोली थी। पूजा भी उठ खड़ी हुई। अच्छा माँ, मुझे भी जाना है, मेरे तो ससुराल में आज दावत है, सर में भी दर्द हो गया है। यहाँ बैठकर दोनों बहनें उठ खड़ी हुई। अंदर से सिद्धार्थ भी बाहर निकल रहा था। उसने अपना सामान बांध लिया था। पीछे पीछे निहारिका और उसके बच्चे थे। उसने माँ को अनदेखा कर दिया। अचानक ही माँ उठ खड़ी हुई। उन्हें पता था सिद्धार्थ ने पास ही किराए का मकान ले लिया है। रुक जा सिद्धार्थ, मैंने अभी अपना सामान नहीं बांधा, उन्होंने सिद्धार्थ को कहा। तो अचानक निहारिका चमक कर बोली, क्यों, आप में सामान बांधकर क्या करना है? कहीं आपका इरादा हमारे साथ जाने का तो नहीं? मैं तो आपको एक दिन भी अपने घर में नहीं रखूंगी। जो फल आपने मुझे अपनी सेवा का दिया है, उसके बाद भी आप चाहती हैं कि मैं आपके पैर दबाऊं और खाने बनाकर आपके सामने रखूं? निहारिका की बात पर माँ एकदम चौंक कर रह गई। क्या मतलब? तुम्हारे घर के सिवा मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो एक ही बेटा है सिद्धार्थ, माँ ने कहा। सिद्धार्थ बुरा सा मुंह बनाता हुआ घर से बाहर निकल गया था। निहारिका आगे बढ़कर बोली, क्यों सिद्धार्थ इकलौता बेटा है? ये दोनों महारानियां भी तो जिनको उनका हिस्सा दिया है, उनसे बोलो कि आपको अपने साथ ले जाएं। निहारिका की बात पर माँ ने मुड़कर सुधा और पूजा को देखा, जिनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी थी। पूजा बोली, माँ मैं तो आपको अपने साथ नहीं ले जा सकती। आपको तो पता है ना, मेरा भरा पूरा ससुराल है, वहाँ तो बहुत बातें बनने लग जाएंगी कि बेटी की माँ रहने के लिए आ गई हैं। आप प्लीज़ दीदी से पूछ लें। निहारिका जल्दी से लपक कर घर से बाहर निकल गई कि कहीं माँ को अपने साथ न ले जाना पड़े। सुधा भी बैग हाथ में को लिए कोई बहाना बनाने का सोच रही थी। सुधा, मैं फिर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चली जाती हूँ। माँ की आंखों में आंसू आने लगे थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा, लेकिन तभी अचानक सुधा बोली, नहीं माँ, आप मेरे घर में कैसे रहेंगी? आपको तो इतने बड़े घर से में रहने की आदत है। आपको पता नहीं है कि मेरा घर कितना छोटा सा है। 3 ही तो कमरे हैं हमारे पास। एक में बच्चे सोते हैं, एक में मैं और सुनील, एक कमरा मेरी सास के पास होता है। आपको मैं कहाँ रखूंगी? आप भाई के साथ चली जाएं, वो दिल के बुरे नहीं हैं, बस ऐसे ही कह रहे हैं। सुधा ने कहा तो माँ हक्का बक्का उसे देखने लग गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। निहारिका भी सर झटकते हुए सामान लेकर बाहर चली गई थी। दोनों बेटियां भी घर से निकल गईं। माँ खामोशी से वहीं सोफे पर बैठी आंसू बहाती रह गईं। थोड़ी देर बाद मकान के नए मालिक आ गए। उन्होंने कुछ देर माँ से बातें की, लेकिन फिर वो उनका मुंह देखने लगे कि वो कब अपने घर जाएंगी। माँ शर्मिंदा होते हुए उठी और अंदर कमरे से अपना सामान घसीट कर बाहर ले आईं। ढीठ बनकर वो अपना सामान घसीटते हुए सिद्धार्थ के दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो गईं। उन्होंने दरवाज़ा बजाया तो अंदर से उनके पोते ने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर निहारिका और सिद्धार्थ सामान की सेटिंग करने में लगे हुए थे। माँ शर्मिंदा होते हुए अंदर आई और चारपाई पर बैठ गईं। लो, आ गई मुसीबत, एक बार फिर हमारे सर पर बैठने के लिए। वो घर तो बिकवा दिया है, अब यहाँ से भी निकलवाएंगी? निहारिका नफरत से बोलते हुए इधर उधर फिर रही थी, मगर सिद्धार्थ ने माँ को कुछ ना कहा। लेकिन उसने माँ से बात भी नहीं की। माँ को शर्मिंदगी तो हो रही थी, लेकिन वो और क्या करती। रात खाना बना तो सबने खाया, मगर माँ को खाना ना दिया गया। वो बेचारी इंतजार करती रही। जब निहारिका और सिद्धार्थ अपने कमरे में सो गए तो वो चुपके से उठी और किचन में जाकर देखा, चावलों के बर्तन में लगे हुए कुछ चावल बचे थे। माँ ने चम्मच से वो चावल निकाले, खुरच खुरच कर खाने लगी। चावल खाते हुए लगातार उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो खुद पर काबू किए खाती रहीं। चावल टाइट थे। कुछ ही देर के बाद उनके पेट में तेज दर्द होने लगा। निहारिका ने उन्हें बाहर बिस्तर तक बिछाकर नहीं दिया था। वो जैसे आई थी वैसे ही चारपाई पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। बाहर सर्दी थी। थोड़ी देर के बाद उनके शरीर में कपकपी सी होने लगी। ऊपर से चावल खाने के कारण उनका पेट खराब हो गया, तो वो बार बार वॉशरूम भी जाने पर मजबूर थी। पूरी रात कई बार वॉशरूम जाने और सर्दी में चुचुड़ने के कारण सुबह तक उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। सुबह सिद्धार्थ उठा और उनसे मिले बिना ही घर से निकलता चला गया। निहारिका जागी तो माँ ने उससे कहा कि बहू, मेरे लिए खिचड़ी बना दो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और पेट में भी दर्द है। माँ ने तो कह तो दिया, मगर निहारिका ने नफरत से उन्हें घूरा। ज़्यादा फरमाइशें नहीं चलेंगी यहाँ, अब हमें मकान का किराया भी भरना है, इसलिए जो कुछ मिले खामोशी से खा लिया करो। थोड़ी देर के बाद उसने बिल्कुल काली चाय और बिस्किट ले जाकर माँ के सामने पटके। माँ ने खामोशी से वो खा लिए। बस वो दिन का अकेला खाना था जो उन्हें मिला। पूरा दिन वो सिद्धार्थ के इंतजार में करवटें बदलती रहीं। शाम होते ही सिद्धार्थ घर आया। वो पास से गुजरा तो माँ ने उससे कहा, सिद्धार्थ, मुझे पेट दर्द की दवाई ला दो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। उनकी आवाज़ कमज़ोरी के कारण कपकपा रही थी। सिद्धार्थ ने मुड़कर उन्हें देखा और कहा, माँ, मेरे पास फालतू की चीज़ों के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आपको इतनी अपने स्वास्थ्य की चिंता थी तो क्यों मकान बेचा, बंटवारा क्यों किया? वहाँ आराम से रह रहे थे ना। अब जिनके लिए आपने मेरा घर बिकवाया था, जाकर उन्हीं से दवाइयाँ मांगे, मेरे पास आपके लिए एक पैसा नहीं है। गुस्से से कहते हुए सिद्धार्थ अपने कमरे में जा घुसा। निहारिका भी आते जाते उन्हें बातें सुनाती रहती। माँ दिल कड़ा किए उनकी बातें सुनती रहती, कभी रोने लग जाती। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, धीरे धीरे कुछ सप्ताह गुजर गए। माँ को इंतजार था कि पूजा और सुधा पलटकर उनकी खबर तो लेंगी, लेकिन दोनों तो ऐसे ही अपना हिस्सा लेकर गईं कि उन्होंने माँ का नाम भी न लिया।
वो बेचारी दिन भर सिद्धार्थ निहारिका की बातें सुनती रहती। एक दिन उनकी तबीयत खराब थी। 24 घंटे गुजर चुके थे और निहारिका ने खाने को कुछ न दिया था। वो बड़ी मुश्किल से चलते हुए किचन तक आई। खाने के लिए कुछ न था। फ्रिज में उन्होंने आलू देखे। उन्होंने आलू निकाले और उबालने के लिए रख दिए। भूख से उनका बुरा हाल हो रहा था। आलू उबले तो वो छीलकर प्लेट में रखकर बाहर लाई और तभी निहारिका घर के अंदर आई। उसने जो सास को आलू खाते हुए देखा तो एकदम गुस्से में आई और उनके हाथों से प्लेट छीन ली। माँ, ये आलू मैंने रात की सब्जी के लिए रखे थे। आपका बस चले तो हमारे मुंह से खाना भी छीन ले और अपने पेट में डाल ले। शर्म नहीं आती आपको इस उम्र में ऐसी घटिया हरकतें करते हुए? निहारिका की बात पर माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने सफाई दी कि उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया, मगर निहारिका कुछ सुनने को तैयार ही न थी। सिद्धार्थ आया तो निहारिका ने यही बात उसे भी बताई। वो भी माँ से लड़ने लग गया। अब माँ की धैर्य जवाब दे चुका था। उन्होंने खामोशी से अपना एक छोटा सा बैग उठाया और घर से निकल पड़ी। उन्हें पूजा के घर का पता था। वो उसके घर के दरवाजे पर पहुंची और बेल बजाई। न जाने कितनी देर तक बेल बजती रही। किसी ने दरवाजा न खोला। अंदर से ऊंचे ऊंचे गाने बजने की आवाजें आ रही थीं। माँ थक कर वहीं गेट के पास ही बैठ गई। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला और पूजा का बड़ा बेटा बाहर निकला। उसने जो नानी को बाहर बैठे देखा तो चौंक गया। माँ, नानी आई हैं। उसने मुंह अंदर करके आवाज लगे खुद बाहर निकल गया। माँ अंदर आई। सामने ही पूजा कहीं जाने की तैयारी में थी। अरे माँ, आप क्यों आ गई? बताकर आना था ना। अभी तो हम लोग दावत में जा रहे हैं, आपको वहाँ कहाँ साथ ले जाएंगे? पूजा ने माँ को देखते ही कहा। माँ उसका मुंह देखने लगी। तभी पूजा का पति अंदर से निकल आया। उसने सास को नमस्ते किया। पूजा फिर से बोली, माँ हमें देर हो रही है, आप यहीं सोफे पर लेटकर सो जाएं, हम लोग रात को देर से वापस आएंगे। वो अपने बच्चों को लेकर पति के साथ बाहर चली गई। माँ सोफे पर बैठी ऊँघने लगी। उन्हें बहुत भूख लग रही थी, मगर बेटी के घर में किचन से कुछ लेकर खाने का उनके अंदर साहस ना हुआ। वो वहीं सोफे पर सो गई। ना जाने पूजा रात किस समय वापस आई। 2-3 दिन वो पूजा के घर रही, मगर पूजा का हाल ऐसा था जैसे पता नहीं क्या मुसीबत उसके गले पड़ गई हो। उठते बैठते माँ को याद करवाती कि पुराने समय के लोग तो बेटियों के घर का पानी तक नहीं पीते थे। ना जाने माँ उसकी चौखट पर आकर क्यों बैठ गई हैं। एक दिन शर्मिंदा होते हुए माँ ने फिर से अपना सामान उठाया और सुधा के घर जा पहुंची। सुधा के घर का हाल बहुत खराब था। वो पहले ही बहुत फुहड़ थी। माँ को देखती सुधा के चेहरे का रंग उड़ गया। ओ माँ, मैंने आपको कहा तो था कि मेरे घर में आपको ठहराने की जगह नहीं है। अब मैं आपको कहाँ ठहराऊं? हमारे पास तो कमरे ही नहीं। सुधा ने कहा तो माँ कमजोर सी आवाज में बोली, मैंने तुम लोगों के कारण से वो घर बिकवाया था, लेकिन इसलिए इसलिए मुझे कहीं तो रहना ही है ना। माँ की बात पर सुधा एकदम तिलमिला उठी। अरे आप तो कुछ भी बोलती चली जा रही हैं। क्या बेटियों का उनका हिस्सा मांगना गलत है? मैंने तो बस वही किया था। अब आप सब मेरे पीछे पड़ गए। सुधा की बात पर माँ खामोशी से आंसू बहाने लगी। जो 2 दिन वो वहाँ रहीं उन्होंने उन्होंने सूली पर लटकते हुए गुजारे। उठते बैठते सुधा उन्हें यही सुनाती कि वो उन पर बोझ बन गई है। पहले उसके पति की आमदनी कम है। तंग आकर माँ ने खामोशी से अपना बैग उठाया और शहर के ओल्ड होम में जा पहुंची। वहाँ उनके जैसी कई औरतें रहती थीं जो अपने बच्चों के सताए हुई थीं और वहाँ खामोशी से वो अपने दिन गुजार रही थीं। माँ की कहानी सुनकर ओल्ड होम के मालिक ने उन्हें चुपचाप से अंदर रहने को जगह दे दी, मगर माँ का तो दिल कटा जा रहा था। जिन बेटियों के लिए उन्होंने अपने बेटे से झगड़ा किया था और बहू से भी बिगाड़ी थी, वही दोनों बेटियां उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं थी। बेटा था कि अलग मुंह बनाए फिर रहा था। शायद उनको अपनी माँ से प्यार ही नहीं था। इस विचार का आना था कि माँ की आंखों से आंसू बहना शुरू हुए और ऐसा रोई कि सारे लोग परेशान हो गए, मगर माँ चुप न हुई। आसपास मौजूद औरतें आकर उन्हें समझाती और चुप कराने की कोशिश करती, अपनी अपनी आप बीती सुनाती, मगर माँ थी कि चुप ही नहीं हो रही थी। उन्हें बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि औलाद के होते हुए भी वो इस तरह दरबदर भटकने पर मजबूर थी। ओल्ड होम का मालिक एक अच्छा इंसान था। वो जितनी बार भी सर्वे पर आया, उसने माँ को एक कोने में मुंह छुपाकर रोते हुए देखा। उसका दिल पिघल गया। माँ के रहन सहन और कपड़ों से उसे अंदाजा होता था कि वो अच्छे घर की हैं। आखिर एक दिन उसने फैसला किया कि वो माँ को उनके बच्चों से मिलवाने के लिए उनके घर ले जाएगा। माँ ने खामोशी से सिद्धार्थ के घर का पता बता दिया। ओल्ड होम का मालिक अपनी गाड़ी में बिठाकर माँ को वहां ले गया। घर का दरवाजा खुला था। माँ डरते हुए जब दरवाजे के सामने पहुंची तो अचानक ठिठक सी गई। अंदर से आवाजें आ रही थीं, भाई भगवान के लिए बता दे कि माँ कहाँ है। जिस दिन से मैंने उन्हें घर से निकाला है, मेरी तो दुनिया ही लूट गई है। अच्छा भला बसा बसाया घर था, मगर ना जाने अरविंद को क्या हुआ है कि दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गए हैं और मुझे भी घर से निकालने पर तुले हैं। मुझे पता है ये सब माँ के दिल से निकली आह के कारण है। मैं उनके पैर पकड़कर माफी मांगूंगी। ये पूजा थी जो रोती हुई कह रही थी। अचानक ही सुधा की आवाज आई, तुम सही कह रही हो पूजा, मैंने भी माँ को घर से निकाला था। उसके बाद ही घर में चोरी हुई और जो पैसे थे और गहने थे सब कुछ चोर ले गए। अब हालात पहले से भी खराब हो गए हैं। शायद ये माँ के आंसुओं के कारण है। सुधा और पूजा फूट फूट कर रो रही थी। माँ के पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने तो बेटियों को कोई बद्दुआ नहीं दी थी और तभी वो चौकी। सिद्धार्थ की आवाज आ रही थी,
मैंने उन्हें बहुत तलाश किया है मगर पता नहीं वो कहाँ चली गई हैं। उनके घर से जाते ही मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और मेरा हाल तुम लोगों के सामने है। एक पैर से मजबूर हो गया हूँ। उन्होंने जानवरों की तरह हम लोगों को लड़ते देखकर ही मकान का बंटवारा किया था। इसमें उनका कोई कसूर नहीं था, हमने उन्हें मजबूर किया था, लेकिन हमने सजा सिर्फ उनको दी। सिद्धार्थ फूट फूट कर रो रहा था। तीनों बहन भाइयों की सिसकियां भरने की आवाजें माँ के कानों से टकरा रही थीं। भगवान ने माँ को कष्ट देने का उन्हें कैसा फल दिया था। माँ कांपते पैरों से घर के अंदर आ गई। सामने सिद्धार्थ चारपाई पर लेटा था। उसकी टांग पर प्लास्टर बंधा हुआ था। शायद एक्सीडेंट में उसकी टांग टूट गई थी। सुधा और पूजा के बुरे हाल थे। आहट पर सबने मुड़कर देखा। माँ घर के अंदर आ रही थी। उन्हें देखती सुधा और पूजा भागती हुई उनके पास आई और उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। माँ, हमें माफ़ कर दें, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। हम मगर भाग्य ने हमें हमारे किए की अंजाम दिखा दिया है। दोनों बेटियां रोते हुए माफिया मांग रही थी। चारपाई पर लेटा हुआ सिद्धार्थ भी आंसू बहा रहा था और दोनों हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने नीचे झुककर अपनी बेटियों को उठाया और कहा, माँ, अपने बच्चों को कभी बद्दुआ नहीं देती। मकान का बंटवारा करना मेरी मजबूरी बन गई थी। वो खामोश हो गई। निहारिका भी अंदर से आ गई। उसने सास को ले जाकर चारपाई पर बिठाया। अब आप यहीं रहेंगी माँ जी, कहीं नहीं जाएंगी। शायद उसने भी समझ लिया था कि सास के रहने से उसके घर में जो खुशहाली थी, जो उनके जाते ही खत्म हो गई थी। दोनों बेटियां कुछ देर बाद अपने घर को चली गईं। माँ खुश थीं कि वो अपने घर वापस आ गई थीं, मगर उनके तीनों बच्चे समझ चुके थे कि माँ को घर से निकालकर उन्होंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।